हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस छठे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस छठे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के छठे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में टी ओ क्यू को 21, 16, 18 के रूप में कोड किया जाता है तो इसी भाषा में एन टी सी को कैसे कोड किया जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि यहां पर टी ओ क्यू बराबर क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई टी ओ क्यू बराबर लिखा गया है 21, 16, 18। तो आपको यहां पर पता करना है कि टी ओ क्यू बराबर 21, 16, 18 कैसे लिखा गया है। और इसको आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि टी ओ क्यू बराबर 21, 16, 18 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि एन टी सी को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर टी का नंबर होता है 20। फिर देखिए क्या है, टी के बाद में ओ का नंबर होता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15। फिर देखिए ओ के बाद में क्या है, क्यू का नंबर कितना होता है, तो अल्फाबेट लेटर के अंदर क्यू का नंबर होता है 17। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर देखिए टी से यहां पर लिखा गया है 21। टी का नंबर होता है 20 लेकिन लिखा गया है 21। तो 20 से 21 बनेगा कैसे, तो यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 20 और 1 हो जाएगा 21। फिर देखिए यहां पर है ओ आता है 15 नंबर पर, लेकिन यहां पर लिखा क्या गया है 16। तो 15 से 16 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम यहां पर भी 15 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16। फिर यहां पर देखिए ओ के बाद में है क्यू आता है 17 नंबर पर, लेकिन यहां पर क्यू को लिखा गया है 18। तो 17 से 18 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 17 और 1 मिलकर बन जाएगा 18। अब यहां पर आपको अच्छे से पता चल गया कि टी ओ क्यू को यहां पर 21, 16, 18 कैसे लिखा गया है। यानी कि यहां पर ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी की संख्या में या फिर ये जो अल्फाबेट लेटर जितने नंबर पर आते हैं उन सभी के अंदर प्लस 1 करके सामने वाली संख्या लिखी गई है। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि एन टी सी को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि एन टी सी को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर एन कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी को पता है अल्फाबेट लेटर के अंदर एन आता है 14 नंबर पर। उसके बाद में क्या है टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है 20 नंबर पर। उसके बाद में क्या है सी अल्फाबेट लेटर के अंदर आता है 3 नंबर पर। अब क्या करेंगे इन सभी के अंदर +1 करके आने वाली संख्या को लिखेंगे। तो यहां पर देखिए एन आता है 14 नंबर पर, 14 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 15। उसके बाद में क्या है टी आता है 20 नंबर पर, 20 के अंदर भी प्लस 1 करेंगे तो 20 और 1 हो जाएगा 21। उसके बाद में क्या है सी आता है 3 नंबर पर, 3 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि एन टी सी को लिखा जाएगा 15, 21, 4। अब हमें देखना है कि 15, 21, 4 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 15, 21, 4 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में POP को 14 17 14 के रूप में कोड किया जाता है तो इसी भाषा में TDT को कैसे कोड किया जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि POP को यहां पर 14 17 14 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि TDT को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि POP को यहां पर 14 17 14 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए POP को यहां पर 14 17 14 कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी के सामने जो ये अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए P का नंबर होता है 16, P के बाद में है O का नंबर होता है 15, O के बाद में है P का नंबर होता है 16। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर है P आता है 16 नंबर पर, लेकिन यहां पर देखिए P को लिखा गया है 14। तो मेरे भाई 16 से 14 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 16 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 14। फिर देखिए P के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है, और मेरे भाई ध्यान से देखिए O को यहां पर लिखा गया है 17। तो 15 से 17 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 15 और 2 बन जाएगा 17। फिर देखिए O के बाद में है P आता है 16 नंबर पर है, लेकिन P को यहां पर लिखा गया है 14। तो 16 से 14 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 16 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 14। अब मेरे भाई यहां पर आपको पता चल गया कि POP को यहां पर 14 17 14 कैसे लिखा गया है। अब यहां पर आसानी से आप बता सकते हैं कि TDT को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि TDT को क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम कर लेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए T का नंबर होता है 20, ठीक है, T के बाद में है D का नंबर होता है 4, फिर देखिए D के बाद में है T का नंबर होता है 20। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखिए पहले लेटर के अंदर हम करेंगे -2। तो मेरे भाई देखिए पहला लेटर है T आता है 20 पर, 20 में से -2 कर देंगे तो कितना बनेगा, यानी कि 20 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 18। फिर उसके बाद में क्या है D, यहां पर देखिए दूसरे लेटर में किया गया है +2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, D आता है 4 नंबर पर, 4 के अंदर कर देंगे +2। तो 4 के अंदर +2 करेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6। फिर इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से देखिए D के बाद में क्या है T, और यहां पर देखिए तीसरे लेटर में यहां पर किया गया था -2। तो यहां पर T आता है 20 नंबर पर है, तो 20 में से यहां पर भी कर देंगे -2। तो मेरे भाई 20 में से -2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 18, यानी कि TDT को लिखा जाएगा 18 6 18। अब हमें देखना है कि 18 6 18 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 18 6 18 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि 21 का संबंध है 442 के साथ में, तो 26 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको पता करना है कि 21 से यहां पर 442 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से
21 से 442 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 26 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि 21 से यहां पर 442 कैसे बनेगा। और आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए मैंने आपको कल बताया था कि आपको एक पॉइंट याद रखना है, और यदि वो पॉइंट आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको संख्या 1 से 40 तक क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब याद करना है। तो यहां पर देखिए यदि आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप इस प्रश्न को फटाफट से सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर देखिए 21 से यहां पर 442 बन जाएगा। कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 21 का यहां पर किया गया है सबसे पहले स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441। अब 441 से 442 बनेगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 441 के अंदर प्लस 1 करके यहां पर लिखा गया है 442। और ध्यान से देखिए 442 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 26 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 21 की तरह सबसे पहले इस 26 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 26 का स्क्वायर होता है कितना, 676। तो 26 का स्क्वायर हो गया 676। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से 441 के अंदर प्लस 1 करके यहां पर लिखा गया है 442, सेम इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे 676 के अंदर कर देंगे प्लस 1। तो 676 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 677, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 677। अब हमें देखना है कि संख्या 677 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर संख्या 677 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, और यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को पहली बार में क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को आप ले लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जो रिलेशन 8 और 18 के बीच में है वही रिलेशन 16 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 8 और 18 के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर 8 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 8 से यहाँ पर 18 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें इस 8 के अंदर प्लस 10 कर दें तो 8 और 10 मिलकर बन जाएगा 18, और 18 हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 16 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 8 की तरह मेरे भाई इस 16 के
के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +10 कर देंगे। तो 16 और 10 कितना हो जाएगा, तो 16 और 10 हो जाएगा 26। अब हमें देखना है कि 26 किसी ऑप्शन में है, तो यहां पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 26 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, दूसरे लॉजिक से यहां पर देखिए 8 से यहां पर 18 बन जाएगा। कैसे, तो देखिए देखिए यदि हम क्या करें, 8 से 18 बनाने के लिए यदि इस 8 का हम क्या कर दें, पहले 2 गुना कर दें, तो 8 का 2 गुना होता है कितना, 16, और इस 16 के अंदर +2 कर दें तो 16 और 2 बन जाएगा 18। और मेरे भाई 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 16 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 8 की तरह इस 16 का भी हम क्या कर देंगे, 16 का हम कर देंगे 2 गुना। 16 का 2 गुना कितना होता है, तो 16 का 2 गुना होता है 32 है। और जिस प्रकार से 16 का यानी कि 8 का 2 गुना करके जो संख्या आई थी उसके अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया था 18, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 32 के अंदर भी कर देंगे +2। तो 32 के अंदर +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 2 हो जाएगा 34। अब हमें यहां पर देखना है कि 34 किसी ऑप्शन में है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 34 भी हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर भी हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम के अंदर छोड़ के आएंगे, नहीं, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर नहीं छोड़ के आओगे। क्यों, क्योंकि आपको इस तरीके के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका मालूम होगा। अब यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जो रिलेशन 8 और 18 के बीच में है वही रिलेशन 16 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो यहां पर देखिए 8 और 18 के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, इस 8 और इस 18 का आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि प्लस करके हमने देख लिया था। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 18 अंटे कितना हो जाएगा, तो 18 अंटे हो जाएगा 144। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का गुना यदि हम 16 के साथ में कर दें तो 144 आ जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए आपको करना क्या है, इस 144 के अंदर यदि आप 16 का भाग दे देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए 144 के अंदर यदि हम 16 का भाग दे देंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, यानी कि यदि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या 9 रख दें और मेरे भाई 16 और 9 का आपस में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 144। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9 और हमें 9 दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यदि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि सीरीज में आपको दिया क्या क्या गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है 5, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 8, 8 के बाद में 40, 40 के बाद में 120 और 120 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज को ध्यान से देखिए, यहां पर इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर इस सीरीज को सोल्व किया गया है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो यहां पर देखिए यहां पर 5 से एक संख्या को छोड़ देंगे और आगे चलेंगे तो आगे क्या है 8 है। मेरे भाई यहां पर किया क्या गया है,
इस 5 को और इस 8 को आपस में गुणा करके इससे अगली संख्या लिखी गई है। तो मेरे भाई 8 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 8 पंजे हो जाएगा 40, और यहाँ पर देखिए 40 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर देखिए मेरे भाई क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए इस 3 से, यानी कि इस 3 से एक संख्या छोड़कर आगे क्या है, तो मेरे भाई आगे है 40। तो 3 का और 40 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यानी कि 40 बन जाएगा 120। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 120 दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 5 से एक संख्या छोड़कर उससे अगली संख्या, यानी कि एक संख्या छोड़कर आगे गए तो क्या है 8 है, यानी कि 5 और 8 का गुणा किया तो क्या आया 40। फिर देखिए यानी कि 5 को छोड़ दिया, फिर क्या है 3 है, 3 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है 40 है। तो 3 और 40 का आपस में गुणा किया तो क्या आया 120 आया। अब मेरे भाई आगे ज्ञात करेंगे, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। देखिए यहां पर हम क्या कर देंगे, अब इस संख्या को छोड़ देंगे मेरे भाई, 3 को भी छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, तो 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है 120 है। यानी कि हम 8 का गुणा 120 के साथ में कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई देखिए यहां पर देखिए, यदि हम 8 गुणा में 120 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा कितना, यहां पर बन जाएगा 960। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 960। अब हमें देखना है कि 960 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 960 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजन किस शहर में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है मुंबई शहर में, ऑप्शन बी है दिल्ली शहर में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु शहर में, और ऑप्शन डी है चेन्नई शहर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजन किस शहर में हुआ था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था दिल्ली शहर में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमें कवर करने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से आपको जितने भी क्वेश्चन पहले से आते हैं तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ऑप्शन बी है आयरन है, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन है, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत में पहली बार हरित हाइड्रोजन उत्पादन का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार हरित हाइड्रोजन उत्पादन का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली बार हरित हाइड्रोजन उत्पादन का संयंत्र स्थापित किया गया था गुजरात राज्य में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल ये क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पित्त का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में या मानव शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की यकृत ग्रंथि में पित्त का निर्माण होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और उस क्वेश्चन का आंसर है यानी कि जिस क्वेश्चन को मैं पूछने वाला हूं इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछली क्लास के अंदर करवा चुका हूं। यहां पर आप सभी को बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने वर्ष 2023 में कौन सा महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया था? ऑप्शन ए है चंद्रयान 8, ऑप्शन बी है गगनयान, ऑप्शन सी है मंगलयान 2 और ऑप्शन डी है आदित्य L1। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने वर्ष 2023 में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। या तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी क्या कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? और जो भी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएगा उस अभ्यर्थी को हमने 21,000 प्लस क्वेश्चनों का जो इंपोर्टेंट या 21,000 प्लस क्वेश्चनों का इंपोर्टेंट पीडीएफ तैयार किया है, जिसकी प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। यह पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर सबसे पहले कमेंट करके बताएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप 21,000 प्लस क्वेश्चनों के इस पीडीएफ को इस प्रश्न का आंसर देकर जीत सकते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक मात्रा में आपको कमेंट करके बताना है, और जो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएगा तो उसको यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन परत की अधिकतम मोटाई किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर है, ऑप्शन बी है ध्रुवीय क्षेत्र पर है,
ऑप्शन सी है समशीतोष्ण क्षेत्र पर है और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय मंडल में। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत की अधिकतम मोटाई किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ओजोन परत की अधिकतम मोटाई पाई जाती है समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए है ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी है गैस माध्यम में और ऑप्शन डी है निर्वात माध्यम में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वर्ष 2010 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2014 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2020 में। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर है कमेंट करके कि 15वें प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहां पर देखिए 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ था वर्ष 2014 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का जो झारखंड राज्य है ये कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा है, या हम बोल सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है वाट। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है झारखंड में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे अधिक कठोर होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से हीरा सबसे कठोर होता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए याद रखना, जो ये हीरा और ग्रेफाइट है ये दोनों क्या हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को
कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि कार्बन के कुल कितने अपर रूप होते हैं, ठीक है। और देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लगभग टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2020 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।